अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमए उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 003। आज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपलोड किया हुआ है, उसी में से जो ब्लॉक 1 की जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दास्तान के आगाज़ व इर्तका पर, जो आगाज़ व इर्तका पर में पहला वाला जो जवाब है दास्तान के आगाज़ व इर्तका, उसको मैं बताऊंगी। और उसी के साथ साथ ब्लॉक 2 का जो सवाल है दास्तान सबरस का खुलासा, जो आपकी किताब में दी हुई है, जो अभी तक रीड नहीं किए हैं, देखिए उसको एक बार रीड कर, सबरस जो है उसका खुलासा को एक बार अगर रीड कर रहे हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए समझने के लिए उसको 2 से 3 बार अगर आप रीड कर लेते तो उसका जो स्टोरी है, क्या स्टोरी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो मुझे काफ़ी चीज़ समझ में नहीं आया कि क्या है, क्या ये दिल है, काफ़ी चीज़ उलझन वाला है। तो मैंने इसीलिए जब मैं इसको सेकंड मर्तबा पढ़ी तो मुझे काफ़ी तरह से उसको समझ में आ गया कि ये असल में क्या कहना चाह रहा है और किरदार की कौन कौन सी किरदार है और क्या है। तो इसीलिए मेरा राय है कि आप अगर सबरस को पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ने के बाद आपको उलझन पेश आएगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको 2 से 3 मर्तबा अगर पढ़ लेते हैं तो उसकी जो सारी किरदार और किरदार की जो क्या रोल है वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं उसी को एक मर्तबा फिर से रीड करूँगी ताकि आप लोग जब सुने तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं सवाल नंबर 2 को बताऊँगी दास्तान के आगाज़ व इर्तका के सिलसिले में। तो चले 2 नंबर, उर्दू अदब में दास्तान गो का आगाज़ मुल्ला वज़ी की दास्तान सबरस 1635 ईस्वी से होता है, लेकिन मुल्ला वज़ी की यह दास्तान एक तमशीली दास्तान है और उसकी इबारत मुश्किल और पेचीदा है, जिसकी वजह से दास्तान का असल मकसद उससे हासिल नहीं हो सकता। बाकायदा दास्तान गोई जिसमें दास्तान के मकासद का लिहाज किया गया हो 19वीं सदी की इब्तदा से शुरू होती है। पहले अता हुसैन तहसीन ने किस्सा चेहरा दरवेश का तर्जुमा किया, फिर मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की सरपरस्ती में उसी किस्सा को तर्जुमा बागो बहार के नाम से सादा और आम फहाम ज़बान में 1803 में तहरीर किया, है ना। उसके बाद आ जाएगा, ये हो गया दास्तान गोई का आगाज़। जो सबरस मुल्ला वजी की जो दास्तान है सबरस, जो 1935 में लिखी गई, उससे शुरू होता है, लेकिन उसको दास्तान वाला वो तमसीली दास्तान है, उसको दास्तान नहीं मानते। और उसकी जो लिखावट है वो काफ़ी मुश्किल और पेचीदी है, जो काफ़ी लोग उसको पढ़ नहीं पाते। अब पढ़ भी ले तो समझने में काफ़ी दिक्कत है। तो उसके बाद जो अता हुसैन तहसीन ने उसके बाद किस्सा चेहरा चार दरवेश का तर्जुमा किया, जो वो भी काफ़ी हार्ड वर्ड में लिखा गया, उसको भी समझने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। लेकिन जब मीर अमन दहलवी जब उसको उसी को फिर से तर्जुमा किया उर्दू की एकदम आसान और सेल्सियस ज़बान में, तब वो काफ़ी लोगों को समझ में और वो बहुत ज़्यादा मकबूल और बहुत ज़्यादा उसको किताब को पढ़ने लगे सब, है ना। तो उसके बाद आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत कई दास्तानी तहरीर किए गए, वहीं से मतलब शुरू हो जाता है ना। सबरस से तो शुरू होता है, लेकिन असल जो है वो मीर अमन की किताब बागो बहार से शुरू होती है ना। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज के कॉलेज के तहत कई दास्तानें तहरीर किए गए, है ना, जिनके चंद काफ़ी मकबूल हो गए हैं। और सबसे पहला उसमें नाम आएगा बागो बहार, जो मीर अमन ने तहरीर की। और उसके बाद आ जाएगा आराइस महल, तोता कहानी, है ना, हैदर बख्श हैदरी की लिखी हुई। उसके बाद आ जाएगा दास्तान अमीर हमजा, जो खलील अली खान वाला की लिखी हुई है। नस्र बे नज़ीर बहादुर अली हुसनी की लिखी हुई है। पिताल पेचेशी, जो लल्लू लाल जी की लिखी हुई है ना। उसके बाद संघासन बत्तीसी काजिम अली जवा की लिखी हुई है ना। ये सारी चीज़ें है। उसके बाद फोर्ट विलियम के अलावा अनफरादी तौर पर भी 19वीं सदी के आखिर तक बेशुमार दास्तानें तहरीर किए गए, जिनमें चंद मशहूर दास्तान दर्जा झेल है। नूरतैन, मीर मोहम्मद बख्श महरजोर है, फसाना अजाब रजब अली बेग, गुल सनोबर जो नीम चंद खेतरी की लिखी हुई है। अलिफ लैला, बोस्तान ख्याल। उसके बाद तलसम होश रुबा सरोज सखन का है, तलसम हैरत और इंसाउल्लाह खान की
رانی केतकी की कहानी है ना। 1803 ईस्वी में शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान वगैरह है ना, सबसे पहली दास्तान है इसमें शामिल है, रानी केतकी की कहानी है ना। उसके बाद रफ्ता रफ्ता लोगों की मशगूलियत में इजाफा होने लगा। लोगों के पास खिस्सा गोई, दास्तान सुनने और कहने के वक्त नहीं रहा। उसकी तवालत ने लोगों की धीरे धीरे उससे दूर कर दिया और उस फन के ज़वाल के बाद अफसाने, नावल वगैरह फ़नून वजूद में आए। ये हो गया दास्तान के आगाज़ व इर्तिका है ना। इस थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिखी थी। उसके बाद आप किताब से और भी अच्छी तरीके से और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जो दास्तान सबरस का खुलासा है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर से एग्ज़ाम के लिए याद करना है। काफ़ी सारा दास्तान है, जैसे रानी केतकी की कहानी, ये भी शायद है ना, जो आप लोगों को याद करनी। तो आज मैं सबरस के सिलसिले में बताऊंगी जो सबरस जो दास्तान है उसका खुलासा मैं बताऊंगी। लेकिन उसका खुलासा सबसे पहले उसकी कुछ तारीफ़ लिखनी है शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले मैं जो लिखी हूँ वो किताब में ही है, जहाँ से मैं यहाँ पर ही पिक की हूँ, है ना। सबरस को उर्दू की पहली बाकायदा अदबी तशन्नुफ़ या दास्तान शुमार किया जाता है। ये रमज़िया तर्ज़ असलूब या तमशीली प्राय में लिखी गई है। यह कदीम दखनी उर्दू का नमूना है, जिसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदवी और बाज़ दिगर इलाकाई ज़बानों मसलन तेलुगु और मराठी ज़बान के अल्फाज भी शामिल हैं। सबरस मकफ़ा नस्र का खूबसूरत नमूना है। वाहिज़ी ने अलमाना शान दिखाने की गर्ज से उसमें इखलाक और पंद व नसीहत की बातें भी बयान की है। सबरस उर्दू नस्र का नक्श अव्वल है। कायफा पैमानी और लफ्ज़ी तकरार सबरस की लिसानी और अदबी हुस्न में खासा इजाफा कर दिया है। उसकी ज़बान तख्लीकी और अदबी है ना। इस सबरस के थोड़ा सा ऊपर में डिटेल्स लिखना है, उसके बाद आपको उसका खुलासा शुरू करना है। एक शहर था सतां, जिसके बादशाह का नाम अकल था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दिल था, जो बहुत बहादुर, अक्लमंद और खूबसूरत था। बादशाह अकल ने अपने बेटे दिल को तन की ममालकत बख्श दी थी। एक रात दिल बादशाह अपने दरबार में अपने वज़ीरों और साथियों के साथ बैठा मुख्तलिफ मौजू पर बातचीत कर रहा था। उसी दौरान आब हयात का जिक्र तारीफ़ी अंदाज में होने लगा कि जो शख्स भी आब हयात पी लेता है वो ताअबाद जिंदा और कायम रहता है। दिल बादशाह आब हयात की खुसूसियात सुनकर उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। उसे अपने राजपाट की भी फिक्र ना रही। दिल बादशाह ने नज़र जासूस के जरिए जगह जगह आब हयात की तलाश शुरू कर दी। नज़र तलाश से आब हयात में एक खूबसूरत शहर आफियत में पहुंचा, जिसके बादशाह का नाम नामूस था। नज़र ने आब हयात की हुसूल से मुतालिक अपना मद्दुआ नामूस बादशाह के सामने बयान किया, तो वो आब हयात की तारीफ़ करता रहा। लेकिन जब उससे मुतालिक कोई मद्देनज़र जासूस की नहीं कर सका, तो नज़र उससे रुखसत होकर आगे अपने सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते उसे एक बड़ा पहाड़ नज़र आया, जिसका नाम ज़हात था, जिस पर ज़िर्क नाम का एक बूढ़ा रहता था। नज़र ने उस बूढ़े के पास पहुंचकर उससे आब हयात का पता मालूम किया, तो वो भी नज़र जासूस की कोई मदद नहीं कर सका। लेकिन नज़र ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुख्तलिफ मकामात की खाक छानता हुआ आब हयात की तलाश करता हुआ एक ऐसे घने जंगल में जा निकला जहाँ एक फलकबोज किला नज़र आया, जिसका नाम हिदायत और जिसके बादशाह का नाम हिम्मत था। हिम्मत ने पहले नज़र का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन नज़र का अज़्म देखकर उसने आब हयात के मुतालिक बताया कि मशरिक़ में एक मुल्क है जिसका बादशाह का नाम इक्स है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम हुस्न है। वो बेहद नाजुक और खूबसूरत है। हुस्न शहजादी शहर दीदार में रहती है, जहाँ रुखसार नाम का एक बाग है, और उस बाग में
दहन नाम का एक चश्मा है। उसी चश्मे में आब हयात थे, लेकिन उस तक रसाई बहुत मुश्किल है। वहां तक पहुंचने के लिए सुबकशार शहर के महाफिज रकीब से इजाज़त लेना होगी। हिम्मत ने नज़र को बताया कि सुबकशार शहर में मेरा एक भाई कामत भी है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं उसके नाम सिफारिश खत लिख देता हूँ। ये हो गया आधा अधूरा, है ना। जी, उसको नज़र को आब हयात की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, है ना। किसके पास से मिल गई? जो वहाँ पर ही किला बोस था, वहाँ का जो एक नज़र आया, उसका नाम हिदायत था, और जिसका बादशाह का नाम हिम्मत था। मतलब सारा जो इंसानों का नाम है यहाँ पर ही, वो इंसानी जज्बात की इंसान के ऊपर नाम दिया गया है। जो नज़र है, उसकी जो नज़र, हम लोग की नज़र जो तलाश होती है, उसके ऊपर हिम्मत की तलाश है। हिम्मत किस तरह होना चाहिए, फिर उन सारी चीज़ों को ये यहाँ पर उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है ना। तो उसके बाद उसको तलाश हो, उसको मिल गया, लेकिन उसकी एक भाई उसकी सिफारिश भी खत लिख देता है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या क्या होता है उसका नेक्स्ट में आता है ना। हिम्मत के भाई क़यामत ने नज़र की मदद की और उसकी मदद से नज़र शहर दीदार में दाखिल हो गए। मतलब कोई दूसरा शहर में दाखिल से चोरी छुपे नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ के लोगों की मदद की। वहाँ अचानक उसकी मुलाकात शहजादी हुस्न से हो गई। हुस्न के साथ उसकी एक खास सहेली लुट भी थे। लुट नज़र से मुतासिर हो गई और उसने उसकी मदद का वादा करके उसे अपने 4 बाल भी दे दिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बाल को जलाने से वो मदद के लिए हाजिर हो जाए। यही नज़र की मुलाकात अपने बिछड़े हुए भाई गमजा से हो गई, जो कि शहजादी हुस्न का खादिम था। उसने नज़र की मुलाकात हुस्न से करा दी। हुस्न के पास जो कीमती हीरा था, उसमें एक खूबसूरत मर्द की तस्वीर भी थी, जिसे कोई नहीं बता सका था कि ये तस्वीर किसकी है। नज़र की मुलाकात हुस्न से कर दी। हुस्न के पास जो कीमती हीरा था, है ना, वो कोई बता नहीं सका था ये तस्वीर किसकी। नज़र ने उसे देखते ही बताया कि ये तस्वीर दिल बादशाह की है। शहजादी हुस्न दिल बादशाह का नाम सुनकर उस पर फतह हो गई और दिल बादशाह से मुलाकात करने के लिए नज़र जासूस से असरार करने लगी। नज़र ने हुस्न से कहा कि ये काम बहुत दुश्वार है, अलबत्ता अगर आब हयात का पता मिल जाए तो दिल उस बहाने यहाँ आ सकता है। हुस्न ने अपने गुलाम ख्याल को अपनी अंगूठी देकर उसे नज़र के साथ रवाना कर दिया। दोनों ने शहर तन पहुंचकर दिल बादशाह से मुलाकात करके सारी रवायत बयान कर दी, जिसे सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। हुस्न ने जो अंगूठी अपने गुलाम के ख्याल को दी थी, उसकी खूबी ये थी कि जो भी उसे अपने मुंह में रख ले वो फिर किसी को नज़र नहीं आता था, और उस अंगूठी में आब हयात का चश्मा भी नज़र आ जाता है। नज़र उस अंगूठी को मुंह में रख कर शहर दीदार की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने आब हयात का चश्मा देखा, जिसे देखकर नज़र के दिल में आब हयात पीने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने जैसे ही आब हयात पीने के लिए अपना मुंह खोला, अंगूठी उस चश्मे में गिर गई और वो चश्मा नज़र के आंखों से ओझल हो गया और नज़र सबको नज़र आने लगा। रकीब ने उसे गिरफ्तार करके कैद करवा दिया। लुट ने नज़र की मुलाकात हुस्न से करा दी। हुस्न ने उसकी पूरी कहानी सुनी तो वो बहुत गमज़दा हो गई, है ना। उस गमज़ा से कहा कि वो नज़र के साथ जाकर फ़ौरन दिल बादशाह को मेरे पास ले आए। अकल बादशाह ने दिल को एक बड़ी फ़ौज के साथ एक से बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना कर दिया। मुख्तलिफ महामात तय करते हुए भला आखिर दिल की फ़ौज हुस्न के मुल्क में दाखिल हो गया। हुस्न को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन अकल और इश्क की फौज में जंग छेड़ जाने के सबब हुस्न को एक बार फिर गम व फिक्र में मुब्तला कर दिया, है ना। जब बादशाह दिल जब हुस्न के शहर में आया तो जो अकल था,
اور ایکس تھا، اس دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ تو اس جنگ کی وجہ سے جو شہزادی حسن تھی اس کو کافی غم اور کافی فکر ہونے لگی کہ میرا ملاقات اب دل بادشاہ سے کیسے ہو سکتا ہے نا۔ اور عقل کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور دل حسن کے قبضے میں حسن کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح حسن کو فتح حاصل ہو گئی ہے نا۔ دل زخمی ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی صحت مند کرنے میں حسن نے دائیں ناز کی مدد حاصل کی۔ ناز نے دل کو چاہے زخم میں چھپا دیا تاکہ اسے سزا نہ دے سکے۔ حسن دل سے ملاقات کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے سپہ سالار مہر کی ساحرہ بیٹی کی مدد سے دل کو شہر دیدار کے باغ میں آب حیات کے چشمے سے کچھ فاصلے پر ایک جبہے پر پہنچا دیا۔ دل حسن وشال کے اس جبہے پر آپس میں ملتے رہے۔ عقل بادشاہ شکست خوردہ ہو کر اپنے وطن شہر تن واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایکس سے دشمنی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ ایکس سے ملنے اور دوستی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایکس نے عقل کی خوب پذیرائی کی، حسن اور دل کی شادی ہو گئی۔ ایک دن جب باغ میں دل کو آب حیات کا چشمہ نظر آیا تو اس کے پاس اسے ایک بزرگ نظر آئے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ دل نے ان کی قدم پوشی کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دل کو دعا دی۔ دل اور ان بزرگ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی۔ دل کو خاصا اطمینان حاصل ہو گیا۔ دل اور حسن ساتھ ساتھ ہنسی خوشی ازدواجی زندگی گزارنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد صاحب اولاد بھی ہو گئے۔ یہ تھا پوری اسٹوری ہے نا۔ سب رس کی جو پوری اسٹوری تھی وہ اسٹوری ہو گیا۔ اور اب آئے گا اس کے مطالعے سے، اس کے نیچے میں جو کچھ لکھا ہوا سب رس کے مطالعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ملا وجی صاحب طرز ادیب تھے۔ سب رس اگرچہ قدیم دکنی زبان میں لکھی گئی ہے لیکن ملا وجی نے قصہ کی ابتدائی میں ذیلی سرخی آغاز داستان زبان ہندوستان لکھ کر اپنی زبان کو دکنی نہ کہہ کر ہندوستانی کہا ہے۔ اردو کی اس مشہور نثری ادبی داستان میں دکنی، فارسی، عربی، مراٹھی زبانوں کے الفاظ، مہارات اور اشعار کو نہایت روانی اور لطف کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ واعظی نے رمز یا طرز اسلوب اختیار کر کے ایسی مکفہ زبان لکھی ہے جو نہ صرف پڑھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے بلکہ واعظی کے علمانہ اور ادبیانہ صلاحیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اتنا عرصہ پہلے ایسی روا، ساستہ اور بامعنی و بامہارہ زبان لکھنا واعظی کی انصاف نگاری کا بین ثبوت ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہو گیا جو آپ لوگوں کو لکھنا ہے اپنی زبان میں۔ آپ لوگوں کو پورا اسٹوری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ اسٹوری لکھا گیا ہے، ملا وجی نے کس طرح یہ اسٹوری لکھا ہے اور کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے نا۔ تو آج کے لیے یہیں تک۔ اس کا نیکسٹ ویڈیو جب میں بناؤں گی اس کے کسی دوسرے سوال پر، یا پھر جیسے سب رس ہو گیا تو داستان رانی کتکی کی کہانی ہے، رانی کتکی کی کہانی کو ہم بتائیں گے، یا پھر دوسرا اور بھی ہے فسانہ عذاب ہے تو، یا رانی کتکی کی کہانی نہیں تو فسانہ عذاب پر۔ اس طرح کی میں کوئی اور جب نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی تو ان دونوں کے اوپر بناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ان کا جو اسٹوری ہے، جو داستان کا جو مین اسٹوری ہے اس کو میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ لوگ ایگزام کے دوران لکھ سکتے ہیں۔ چلے آج کے لیے یہیں تک۔